Arun sir, thank you so much for doing this episode. Really happy and excited for this one. Thank you so much, Hari. The two things which I love about this show as well as Agree Today, because you have kept a focus, and there are not many people who focus, and especially a young person like you focusing on agriculture today is literally giving me, goosebumps. Thank So you. very happy Thank you to be so here. much for your kind words, sir. सर आपने कॉर्पोरेट डेवलपमेंट और एक्सचेंज तीनों सेक्टर्स में काम किया है, रादर वेरी चैलेंजिंग सेक्टर्स. तो सबसे ज़्यादा ऑन अ पर्सनल लेवल चैलेंजिंग कौन सा सेक्टर था एंड व्हाई वाज दैट? वेल सबसे ज़्यादा आसान है कॉरपोरेट, और ओके सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है सोशल सेक्टर. ओके सोशल सेक्टर इसलिए कि वहाँ रिसोर्सेज की कमी होती है, एक तो पैसा होता नहीं है, आपको मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमाइज करना पड़ता है आपका आउटपुट. तो आई थिंक सबसे ज़्यादा ग्रोथ आपकी वहीं हुई ग्रोथ सबसे ज़्यादा वही हुई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चैलेंज जहाँ फेस होता है, आदमी अपने आप वहाँ पर ग्रो करता है. जी, तो बिल्कुल सबसे ज़्यादा ठीक ग्रोथ बात है. वहाँ हुई है. जी तो जैसे कहते हैं ना, जैक ऑफ ऑल हो जाता है आदमी वहाँ पर, तो सब कुछ करना पड़ता है आपको. राइट. तो सबसे चैलेंजिंग था, बट सबसे इंटरेस्टिंग भी था, और पर्सनल ग्रोथ भी वहीं से हुई है. तो वहाँ की जर्नी कैसी थी, क्या क्या चैलेंजेस थे, अगर आप कुछ मेंशन करें? तो मैं जब सोशल सेक्टर में गया था, तो ये सोच के गया था पहले, तो जैसे मतलब हर इंसान की मंशा होती है कि मुझे पब्लिक के लिए कुछ करना है, लोगों के लिए कुछ करना है. जब मैंने सोचा कि मैं सेक्टर में जाऊंगा, तो माय फादर मतलब उनका मैं शुक्रगुजार हूँ. उन्होंने कहा तू क्या कर सकता है ये तो पहले सोच. तो फिर मैंने डिडक्ट करना शुरू किया. तो मुझे समझ में आया कि जो मेडिकल वाली जो NGOs होती हैं, जो हेल्थ में काम करती है, उसमें मैं जा नहीं सकता, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ. मुझे पेडागोगी वर्ड ही समझ में नहीं आता, तो एजुकेशन में कैसे जाऊँगा. तो करते करते मैं ज़ीरो करने लगा. फिर मुझे समझ में आया कि मुझे मार्केटिंग आती है और मैं बोल अच्छा सकता हूँ, इससे रिलेटेड क्या कर सकते हैं. तो मैं फिर ये इंटरनेशनल रिसोर्सेज और फेयर ट्रेड, तो इनका काम ये था कि जो हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, किसान होते हैं या आर्टिजन्स होते हैं, इनको इंटरनेशनल मार्केट से जोड़ना. मैंने कहा ये समथिंग मतलब आई कैन डू. इंटरेस्टिंग लगा आपको? तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा. तो मैं पहली बार जब गया था इस ऑर्गेनाइजेशन में, उस समय जो CEO थी, उसने कहा इफ़ यू कैन कम इन माई प्लेस. अभी तो मैं यहाँ हूँ, तो तुम यहाँ आके क्या करोगे. मैंने कहा बिल्कुल सही है. किस्मत मेरी, किसे कहते हैं ना, कभी किस्मत आपकी काम करती है. 1 या 1.5 साल बाद दैट लेडी, उसे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन मिला. ओके. तो उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में एडवर्टाइजमेंट निकाला था, पर उस लड़की ने मुझे मुझे ढूंढा कि यू हैड कम टू मीट अस, आप इंटरेस्टेड हैं क्या. मैंने कहा बहुत नेकी और पूछ. और उसी समय मैं अपना खुद का बिज़नेस रन कर रहा था, कॉल सेंटर सेटअप. वो हमने बेचा ही था, काफ़ी प्रॉफिटेबली बेचा था, तो जेब में पैसे थे. हमने कहा ठीक है, अब सोशल सेक्टर में जाएंगे, वहाँ तनख्वाह नहीं मिलेगी. तो मैं 1 रुपये सैलरी पे गया था वहाँ पर. महीने की सैलरी मेरी 1 रुपये होती थी. 1 रुपये? हाँ, 1 रुपी. किस वक्त की बात है? 2002 से 2008, 6 साल किया ये. तो सर 1 रुपये सैलरी में क्या गुजारा होता है? तो वही है ना कि उससे पहले हम पैसा कमा चुके थे. हमने कहा ठीक है, सोशल सेक्टर में काम करना है, तो यहाँ से पैसा नहीं लेना है. तो ये सोच के गए थे. तो वहाँ जाके ये समझ में आई कि ठीक है, आप अपना पैसा नहीं ले रहे हो तो ठीक है, पर आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने 10, 15, 20, 25 लोग हैं, उनके लिए पैसा कमाना है. हाँ, तो दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज. राइट. कि अब कोई भी प्रोजेक्ट होता है सोशल सेक्टर का, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10% या 15% जो कॉस्ट होती है प्रोजेक्ट की, वो आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में रख सकते हो. उससे ज़्यादा तो कोई इंटरनेशनल डोनर्स, मुझे यूरोपियन यूनियन से फंडिंग लिया था मैंने, ऑक्सफैम से लिया था, कोई उससे ज़्यादा नहीं देता. तो विद इन 15% आपको स्टाफ को मैनेज करना है, आपको आपका ऑफिस मैनेज करना है, ट्रैवल मैनेज करना है. तो यू हैव टू बी क्रिएटिव. सो वो सब सीखा. तो चैलेंजिंग के साथ एक्साइटिंग था या चैलेंजिंग ही था सिर्फ? नहीं, एक्साइटिंग इसलिए था कि जैसे तुम्हारे से जो यंग लोग हैं, तो मैंने यंग लोग, मैं भी उस समय यंग हुआ करता था काफ़ी, बट मैंने यंग लोगों को लिया, और जब वो एस्पिरेशनली ग्रो करना चाहते हैं, और जब यंग लोग एस्पिरेशनली ग्रो करना चाहते हैं, तो वो 2 चीज़ें करते हैं. वो खुद इनोवेट भी करते हैं, नई चीज़ें भी ढूंढते हैं, और फिर खुद ग्रो होना चाहते हैं. तो उस ऑर्गेनाइजेशन में मतलब हमने कुछ चीज़ें नई जो कि पहले नहीं हुई थी, वो सब कर ली. हमने एक नया ऑफिस खोल दिया, हमने नए फंडर्स ढूंढे, हमने नए प्रोजेक्ट्स ढूंढे. वो इसलिए कि फ्रेशर्स लिए या 1 आध साल का एक्सपीरियंस वाले जो बंदे लिए, फुल ऑफ आइडियाज़, फुल ऑफ एनर्जी, एंड दे वांट टू डू समथिंग. जब लोग खुद करना चाहते हैं, बिल्कुल, तो वो अपने आप ही चैलेंज कम होते जाते हैं, क्योंकि लोग अपने आप ओनरशिप ले लेते हैं. और वहाँ पर मेरा एक स्टाइल ये डेवलप हो गया है कि डेलीगेट करना मैंने सीख लिया. कि जनरली ये होता है कि लोग अपने आप को पकड़ कर रखना चाहते हैं कि सब मुझे पता होना चाहिए. मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन में ये सीखा कि आपको लोगों पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको लोगों पे डेलीगेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप हर चीज़ नहीं कर सकते. हर चीज़ नहीं कर सकते. ठीक है.
जब लोगों को आप डेलीगेट कर देते हो तो लोग अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, ओनरशिप भी ले लेते हैं। बिल्कुल। और जब कोई इंसान ओनरशिप ले लेता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, तो फिर आपको उस काम में दखलंदाजी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, वो खुद ही कर लेगा, और अगर गलत भी हो रहा है तो वो आके खुद बोल देगा आपको कि कहीं गड़बड़ हो रही है। तो ये सबसे बड़ी मेरे लिए पर्सनली सीख थी कि कहीं इंटरफेयर नहीं करना है। सर एक और चीज़ आपने बहुत अच्छी बोली कि एक कुलीग या एक एम्प्लॉय का एक ट्रस्ट अपने सीनियर या अपने बॉस पे होना चाहिए कि इफ़ आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग आई एम एबल टू अप्रोच द अदर पर्सन कि सर मुझसे गलती हो गई है। करेक्ट। काफ़ी बॉसेस ऐसे होते हैं कि लोग डर जाते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मैं कैसे हैंडल करूँगा इसको। दैट इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी। सर यू आर द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NCDX एंड यू हैव completed somewhere around 4 to 5 years with this organization. ऐसी आप क्या लेगेसी छोड़ना चाहते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में कि आपको लोग किस वजह से जाने? NCDX में मेरी जो शुरुआत हुई है, जैसे कहते हैं ना सर मंडाते ही ओले पड़े, वैसे मेरी शुरुआत हुई है। क्योंकि मैंने ज्वाइन किया और कुछ ही महीनों में हमारे जो मेजर प्रोडक्ट्स थे वो सस्पेंड हो गए, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। ओके। तो मेरा अभी तक का ऑयल सीड्स थे, पल्सेस थी। बट व्हाई इज़ दैट? वेल, गवर्नमेंट के लिए एक मेजर कंसर्न होता है हमेशा इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए वन ऑफ द मेजर्स इज डेरिवेटिव मार्केट को बंद कर दो। फ्यूचर्स नहीं होगा तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है ऐसे सट्टेबाजी बढ़ती है। Okay. तो दैट कुड बी वन रीज़न, बट वी डोंट नो ऑफिशियली वो रीज़न किसी को नहीं पता है कि क्यों सस्पेंड हुआ। तो उसमें मेरा कम से कम नहीं तो आधा टाइम तो सिर्फ इसमें चला गया कि मैं लॉबी करूँ गवर्नमेंट से कि ये परमिट करूँ। आधा टाइम इसलिए चला गया कि आप ये कोशिश करो कि सर्वाइव कैसे करना है, क्योंकि एक्सचेंज चलाना है और एक्सचेंज से रिलेटेड हमारी 4 अदर और सब्सिडरीज़ हैं, वो चलाना है। करीब 700 लोग काम करते हैं NCDS ग्रुप में आज की तारीख में, सब सब्सिडरीज़ मिला के। तो उन 700 लोगों का जैसे कहते हैं ना रोजी रोटी चलानी है। और हमारी 70% बिजनेस हमारा, मैंने जून में ज्वाइन किया था और अगस्त में बंद हो गया, सिर्फ 30% बिजनेस बचा। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपके लिए चैलेंज ये है कि नए प्रोडक्ट्स लेके आओ, उनको मार्केट में लाओ, कुछ नए एवेन्यूज़ ढूंढो जहाँ से आप इनकम जनरेट कर सको, एक्सेप्टेबिलिटी भी लानी। एग्जैक्टली। और फिर नई जोग्राफीज़ में जाओ। इसके अलावा हमारे पास कुछ लेगेसी कोर्ट केसेस थे जिनके कारण कुछ प्रोडक्ट्स जो चल सकते थे वो नहीं चल रहे थे क्योंकि कोर्ट में मामले फंसे हुए हैं, तो उनको सॉल्व करो। तो ये काफ़ी कुछ चैलेंजेस थे। तो मेरी पहली लेगेसी ये हुई कि मैंने पूरी जो स्लेट थी वो क्लीन कर दी है। वो पुरानी जो हिस्टोरिकल मतलब जो बैड, वो जैसे कहते हैं ना बैड डेट्स बैंक की भाषा में, वो ख़त्म कर दिया। हमारी कोर्ट केसेस भी पूरे ख़त्म हो गए। दूसरा, कई नए प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च किए, नई जोग्राफीज़ में लॉन्च किए। और इस वक्त मैं कुछ काम कर रहा हूँ, वो इस वक्त तो नहीं बता पाऊँगा, जस्ट मैं भी ड्राइंग बोर्ड पे है, बट आज से 6 महीने बाद जब तुमसे बात करोगे तब मेरे पास कुछ अच्छा होगा बताने के लिए कि मैं लेगेसी छोड़ के जाऊँगा। ओके। नहीं सर, अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए आप जाने जाएंगे। एंड आई मस्ट से दैट यू आर वन ऑफ द मोस्ट वेलकमिंग, मोस्ट वार्म पीपल फ्रॉम आवर सेक्टर। थैंक यू। एंड आपसे बात करके, जब भी मैंने आपसे इंटरेक्ट किया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड आई गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच। एंड दैट इज़ व्हाट आई विश कि मेरे व्यूअर्स भी आपसे बहुत कुछ सीखें। आज की डेट में सर सब लोग इम्पैक्ट की बहुत बात करते हैं, बट आई बिलीव इम्पैक्ट इज़ अ वर्ड जिसकी डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग है। सो इम्पैक्ट की डेफिनेशन आपके लिए क्या है? देखिए, इम्पैक्ट अगर किसी चीज़ को देखते हैं उसके 2 तरह के इम्पैक्ट हो सकते हैं। एक तो इमीडिएट एंड नाउ, और दूसरा होता है लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, अब जैसे कोई भूखा आदमी, इम्पैक्ट में बिलीव करते हैं? मैं लॉन्ग लास्टिंग में। लॉन्ग जैसे लास्टिंग। कोई भूखा आदमी हो, उसको आप खाना दे दो तो उसका एक इम्पैक्ट हो गया, वो थैंक यू बोल के चले जाएगा। ठीक है, बट कोई भूखा बच्चा हो, और जैसे कहते हैं ना कि या तो उसको मछली खाने के लिए दे दो या उसे फिशिंग सिखा दो। तो अगर आप फिशिंग सिखा दोगे तो वो कभी भी भूखा नहीं रहेगा, वो दूसरे दिन जाएगा अपने तालाब में मछली पकड़ेगा, अपना पेट भर लेगा। तो आई बिलीव इन दैट कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में कभी कभी हो सकता है कि आप इम्पैक्ट नहीं कर पाओ या आपको थैंक यू नहीं बोलने, बट आपको थैंकफुल आदमी जब रहेगा तो आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए कुछ भी बना के दोगे। तो आई बिलीव इन दैट लॉन्ग टर्म। इन कंटिन्यूशन, आपके करियर में ऐसा कौन सा मोमेंट था जब आपको पर्सनली ऐसा लगा कि हाँ अब कुछ चेंज आया है? अगर मैं अपना करियर देखता हूँ तो मैंने सेवरल भी हो सकते हैं, सेवरल मोमेंट्स भी हो सकते मैं हैं। अपना करियर देखता हूँ तो मैंने काफ़ी चेंज किए हैं। मतलब मैं डेवलपमेंट सेक्टर में भी रहा हूँ, बैंकिंग में रहा हूँ, NCDX में हूँ। इससे पहले बता दीजिए सर। मैं इससे पहले NDTV में था। इन टर्म्स ऑफ माय इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा मेरा इससे पहले वाला जो मेरा रोल था NDTV में, उसमें था। और वो इसलिए था कि बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को
कभी मैंने इसके बारे में बात जिक्र भी नहीं किया, वो ये था कि मैं 2 साल तक मैं आनंद में था, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। राइट। और जब आनंद के 2 सालों के दौरान पूरा कोविड पीरियड होता था, उस समय भारत बायोटेक ने कोविड की वैक्सीन निकाली थी, ठीक है। उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत कम थी, और एनडीडीबी हम लोग ये कुत्ते के काटते हैं तो रेबीज़ नाम की एक बीमारी होती है, तो हमारी इंडियन इम्यूनोलॉजिकल नाम की एक सब्सिडरी थी, उसमें हम लोग ह्यूमन बायोलॉजिकल्स उसकी मतलब एक डिवीज़न था, उसमें हम लोग वैक्सीन बनाते थे रेबीज़ की। तो उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाह रही थी कि इंडिया में वैक्सीन का प्रोडक्शन एकदम बढ़ जाए तो सबको हम कोविड की वैक्सीन दे सकें। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात की, एनडीडीबी की तरफ से मैंने प्राइम मिनिस्टर के जो साइंटिफिक एडवाइज़र थे उनसे कंसल्ट करके उन्होंने हमको 35 करोड़ रुपीस दिए कि अपनी एक अलग से लाइन लगवाइए, और भारत बायोटेक का मतलब जितना भी रिक्वायरमेंट था, सम ऑफ दैट वाज आउटसोर्स टू एनडीडीबी। हम लोगों ने वैक्सीन तैयार की, भारत बायोटेक की थी, और उन्होंने फिर बांटी। तो ये किसी को नहीं पता, बहुत कम लोग जानते हैं, मुश्किल से 150 लोगों को पता होगा। ये मेरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था, बट ये अनसंग है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री की मैं भी एडिशनल सेक्रेटरी, वर्षा जोशी जी, वो और हम दोनों ने मिलकर किया था। तो बड़ी मतलब जिसे कहते हैं ना सुकून मिलता है जिस चीज़ से, इसके बारे में पता नहीं है लोगों को, बट सुकून मिलता है। तो इससे कि इसका बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। वैक्सीन्स एक तरीके से बनाई है लोगों के लिए, मतलब जो मास स्केल पे जो बनने की ज़रूरत थी, जी। वो हमने इनिशिएटिव लिया और हमने सपोर्ट किया था भारत बायोटेक को बनाने के लिए। सर आई थिंक भारत की जनता की तरफ से मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा आपको, हमारे लोगों के लिए कर रहे हैं who was involved in this. So that is something which मतलब मुझे फ़ख्र है कि हमने कुछ ऐसा किया जिससे मतलब अच्छा हुआ लोगों का। ये बात तो सर मुझे सच में नहीं पता थी। नहीं, ये बहुत कम लोगों को पता है। हाँ, ये 50-100 लोगों को पता होगी मुश्किल से। नहीं सर, ये अच्छा कंटेंट है हमारे लिए। सर इतने सारे रोल्स होने के बाद भी ऐसा कोई पर्टिकुलर चीज़ है जो आपके बकेट लिस्ट में है कि मुझे ये तो करना ही है? देखो, अगले 3 या 4 दिनों में मैं अपना डॉक्टरेट का थीसिस सबमिट कर रहा हूँ स्विस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जिनीवा में, और करना यह है कि या तो किसी यूनिवर्सिटी में जाके बैठेंगे एज ए प्रोफेसर या डीन, तो वो करना है, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है अंदर भरी हुई है, इसको शेयर करना है आपका, इसको शेयर करना है। ओके, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और एकेडमिक्स में आप 70 साल तक काम कर सकते हैं। जी। तो पोस्ट रिटायरमेंट करने के लिए 10 साल करने के लिए अपने पास इतनी इन्फॉर्मेशन है कि लोगों में बांट सकते हैं। तो इसलिए डॉक्टरेट करने सर इंडिया में ही बेस होने का या आप अब्रॉड जाएंगे? इंडिया नहीं छोड़ेंगे। दिस इज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। पूरी दुनिया इंडिया के में आ रही है, हम क्यों इंडिया छोड़ के जाएंगे? बिल्कुल जाना था तो पहले चले आते, अब तो नहीं आएंगे। इन एडिशन टू दिस क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारा यूथ है जो पता नहीं ऐसा एक माइंडसेट बन चुका है बच्चों में कि ग्रेजुएशन करने या पोस्ट ग्रेजुएशन करने हम बाहर ही जाएंगे, इवन दो वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटीज़ एंड वर्ल्ड क्लास कॉलेजेस यहाँ पे हैं, बट फिर भी क्यों ऐसा होता है कि बच्चों को होता है कि मुझे बाहर जाना है? देखिए, इसके 2 रीज़न है। एक तो अंग्रेज जो हमें गुलामी की मानसिकता देके गए जी कि गोरी चमड़ी है वो अगर कहती है तो सही है, वो एक रीज़न होता है। दूसरा थोड़ा फैशनेबल है कि मैंने अंग्रेजों के देश में जाके या अमेरिका में जाके या फ्रांस में जाके डिग्री ली है, तो यहाँ पर मेरी वैल्यू बढ़ जाती है। उससे कोई फ़र्क पड़ता है? ऑनेस्टली कहा जाए तो एक बार अगर आप जॉब में आ जाते हो तो किसी डिग्री का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक बात। वो सिर्फ अंदर घुसने के लिए होती है। उसके बाद तो आप कैसे डे टू डे कैसे परफॉर्म कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। आपकी डिग्री सिर्फ एंट्री के लिए होती है आपके पास, उसके बाद कोई मतलब नहीं होता है। हमारी IITs, हमारे IIMs जो हैं दुनिया के किसी भी IITs और इंजीनियरिंग कॉलेज या मैनेजमेंट स्कूल के इक्विवेलेंट है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंट्री लेवल के लिए है बस। ये बात आपने बिल्कुल ठीक बोली सर, फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस। एक बार एग्रीकल्चर टुडे में ही मैंने 2 कैंडिडेट्स को हायर किया, वन हु केम फ्रॉम अब्रॉड, वन फ्रॉम हु स्टडीड इन इंडिया। परफॉर्मेंस की जब बात आई तो इंडियन कैंडिडेट ने इतना अच्छा परफॉर्म किया जितना मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था, एंड द अदर कैंडिडेट वाज स्ट्रगलिंग टू कोप विद द अदर पर्सन। तो ये तो डिफरेंस है सर। डेरिवेटिव्स या हेजिंग जो वर्ड्स हैं ये अभी भी बहुत किसानों के लिए अब्स्ट्रैक्ट हैं, तो आप इनकी जो मीनिंग है, जो डेफिनेशन है, वो थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता सकते हैं विदाउट लूजिंग द एसेंस ऑफ इट? देखिए, इसके लिए एक एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ और वो मतलब शायद मैं रिपीट करना चाहूँगा।
जब मैंने NCDX ज्वाइन किया था वो महीना था जून, मैंने 7 जून को ज्वाइन किया था और करीब 13 या 14 जून को मैं मध्य प्रदेश गया था, होशंगाबाद बेल्ट में जो सोयाबीन का बड़ा बेल्ट होता है। तो वहाँ मेरे इंदौर से एक मतलब हमारे इंदौर ऑफिस के 1-2 बंदे मेरे साथ में थे। तो एक किसी किसान से मिले, बुजुर्ग से थे, करीब 70 साल उम्र रही होगी उनकी। उनसे आके बात की हमने, तो हमारे कलीग ने कहा ये NCDX के MD है। मैंने ऊपर से नीचे तक देखा, मैं जानता हूँ। मैंने कहा यार 10 दिन पहले तो मुझे भी नहीं पता था NCDX क्या है, इनको कैसे पता है। मैंने उनसे पूछ लिया आपको कैसे पता है NCDX। तो कहते हैं बाबूजी, उनकी ठेठ मालवी भाषा में मुझे कहते हैं बाबूजी मैं अभी घर जाऊंगा शाम को, टेलीविज़न पे देखूंगा कि मानसून केरला में पहुंचा है, ठीक से बरस रहा है या नहीं। मैंने अच्छा। और दूसरा कल सुबह मंडी में जाके टिकर देखूंगा। आपने ये बिजनेस चैनल देखे होंगे, नीचे शेयर इक्विटीज़ के टिकर आते हैं, उसी तरह NCDX के टिकर मंडीज़ में लगते हैं कि जो फ्यूचर रेट्स हैं उसके टिकर वहाँ मंडी में चलते रहते हैं कि अक्टूबर में सोयाबीन का क्या भाव होगा फ्यूचर्स का, ये जून में उसको पता होता है। तो मैंने कहा अच्छा आप टिकर देखोगे, मानसून देखोगे, तो उससे क्या होगा। तो कहेगा मानसून से मुझे पता चलेगा कि बारिश अगर ठीक आ रही है तो मैं सोयाबीन बोऊंगा। और दूसरा ये देखूंगा कि पिछले साल मुझे 5800 रेट मिला था, अब मैं जाके देखूंगा टिकर पे अगर 5800 से ज़्यादा 6000 6200 ऐसा कुछ रेट होगा तो मैं सोयाबीन बोऊंगा, नहीं तो मैं कोई दूसरी चीज़ बोऊंगा। तो उसने साइंटिफिकली 2 चीज़ें देखी, वेदर भी देख लिया और दूसरा फ्यूचर रेट मुझे क्या मिलेगा ये भी देख लिया। उसने अपनी रिस्क हेज कर ली, मानसून की मतलब रेन की, और दूसरा प्राइस की, दोनों रिस्क कर ली। सो एक तो ये हो गया। तो यू आर रियलाइजिंग कि मेरा फ्यूचर में मुझे ये पैसा मिलने वाला है, तो मैं आज बोऊंगा तो मुझे रिटर्न ये मिलेगा। ये इन्फॉर्मेशन थैंक्स टू NCDX लोगों तक पहुंची। राइट। दूसरा थैंक्स टू हमारे रेगुलेटर जो है सेबी, उन्होंने हमें ऑप्शंस का एक प्रोग्राम दिया था, पुट ऑप्शन का। अब पुट ऑप्शन मतलब हमारे यहाँ एग्रीकल्चर इंश्योरेंस जो है क्रॉप फेल हो जाती तब काम आता है, ठीक है। बट पुट ऑप्शन का मतलब यह है कि जैसे आप कार खरीदते हो, ठीक है, या आप स्कूटर खरीदते हो, तो आप क्या करते हो, उसका इंश्योरेंस ले लेते हो कि साल भर में अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो कार की जो कीमत है उसकी 5% आप इंश्योरेंस को दे देते हो। एक्सीडेंट नहीं हुआ तो 5% आपका बेकार चला गया। एक्सीडेंट कहीं गलती से हो गया तो 5% जो आपने दिया उसके अगेंस्ट में आपको रिइम्बर्स करेगी, ठीक है। समथिंग सिमिलर उसी तरह का एक कंसेप्ट पुट ऑप्शन का हमने शुरू किया था थैंक्स टू सेबी, और अब हमें नाबार्ड ने उसके लिए सपोर्ट किया है। उस कंसेप्ट में यह है कि जैसे सोयाबीन का अगर एग्जांपल ले लेता हूँ, जून महीने में किसान अगर ये सोचता है कि अक्टूबर में 6000 भाव होगा सोयाबीन का पर क्विंटल, उसका 5% मतलब 300 रुपये वो जून महीने में पुट ऑप्शन खरीदेगा। अगर सोयाबीन का भाव 6000 से नीचे आता है, 5-6 ही होता है मार्केट में, तो एक्सचेंज उसको गारंटी करता है कि हम आपको 6000 देंगे, ठीक है। अगर 6000 से ऊपर जाता है तो मार्केट में बाहर जाके बेच सकता है। तो उसका ये है कि डाउन साइड पूरी कवर हो गई, किसान को लॉस नहीं होगा। उसने 300 रुपये भर दिए तो आपको 6000 में से सपोज 5000 भाव हो गया, तो एक्चुअली उसको 6000 माइनस 300 5700 का रियलाइजेशन होगा। तो 700 रुपये फिर भी प्रॉफिट है क्योंकि मार्केट में तो 5000 मिलेगा, एक्सचेंज उसको 6000 दे रहा है, 300 रुपये पहले दिया था उसने, 6000 में से 300 कम हुए तो 5700 उसको गारंटीड मिल रहे हैं। अगर कहीं मार्केट में 7000 भाव हो गया तो एक्सचेंज कहता है ठीक है आप मार्केट में जाके बाहर बेच दो, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी, वहाँ बेचो। तो डाउन साइड इज़ टोटली कवर्ड, अप साइड इज़ फ्री फॉर हिम। ये पुट ऑप्शन हमने जो लॉन्च किया है, इसका सभी की परमिशन से हमने उनकी हेल्प से उन्होंने 1 करोड़ में फंड किया। क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं, क्या है? तो हमने एक्सपेरिमेंट किया था 22-23 में, सभी ने हमको 1 करोड़ रुपए दिया, ये हमने 3 क्रॉप्स में किया। उसके बाद हमने नाबार्ड को अप्रोच किया। इस वक्त हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आज जब मैं बात कर रहा हूँ नाबार्ड ने हमको 25 करोड़ का फंड दिया है। ये फंड हमारे थ्रू रूट होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो अभी इस वक्त 3 क्रॉप्स हैं, तीनों स्पाइसेस हैं अभी। तो उन 3 क्रॉप्स की जो FPOs हैं वो हमसे अप्रोच करते हैं, पुट ऑप्शन खरीदते हैं, जब ट्रेडिंग करेंगे उस समय उसका यूटिलाइजेशन होगा। ओके। अगर ये इस साल सक्सेसफुल हो गया तो नाबार्ड से हमारी जो बात हुई है कि अगले साल वो 100 करोड़ देने को तैयार है। तो एक तरह से ये 2 चीज़ें सॉल्व कर रहा है, एक तो आपका इंश्योरेंस हो गया, दूसरा जो MSP की जो बड़ी बात चल रही है, ये MSP इक्विवेलेंट हो गया, उसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है। हम ये नहीं कहते गेहूँ और चावल में चले गया क्योंकि इतना बड़ा नहीं कर सकते हम, बट ये छोटी क्रॉप्स जो हैं, छोटी क्रॉप्स उसमें MSP का ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है, तो हम इसको प्रमोट करना चाहें। सो दिस इज़ समथिंग अगेन हेजिंग के कारण हो रहा है और ये किसानों को डायरेक्ट फ़ायदा हो रहा है।
ये एक्सचेंज का फ़ायदा किसानों को हो रहा है। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। और तीसरा सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं शायद आपको कभी शेयर करूँगा, हम लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी जो IAS की जहाँ ट्रेनिंग होती है, जी जी। वहाँ पर हम बिहार से एक लेडी को लेके जाते हैं हेजिंग के बारे में बात करने के लिए। दिस लेडी फार्मर ग्रुप है एक 5-6 महिलाओं का, उसकी प्रेसिडेंट है, चौथी पास है, और वो जाके एक्सप्लेन करती है IAS ऑफिसर्स को हेजिंग कैसे होता है। जब वो एक्सप्लेन करती है चौथी पास महिला, तब लोगों को समझ में आता है ये तो इतनी ईजी चीज़ है। तो इतना मतलब इट्स नथिंग, ये रॉकेट साइंस नहीं है। बिल्कुल। आपको सिर्फ आपकी जो रिस्क है उसको मैनेज करना है। किस तरह से आप मैनेज करते हैं, दैट्स हेजिंग। तो बहुत ग्राउंड से जुड़ी हैं। ग्राउंड से जुड़ी हुई चीज़ है। अब ज़बरदस्ती हम उसको एकेडमिकली उसको बहुत मतलब जटिल बना देते हैं। हाँ, बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, इतना है नहीं। बट है नहीं। सर, NCDX का IRMA के साथ एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो आइडिया है, इससे आपको लगता है कि एग्री ट्रेडिंग को ज़्यादा फार्मर फोकस बनाने में हेल्प करेगा ये? इरमा से मैं इससे पहले से भी जुड़ा हुआ हूँ। वो इसलिए कि जब मैं NDDP में था तो मैं इरमा के बोर्ड में था। उनका जो गवर्निंग बोर्ड था, आई वॉज अ मेंबर ऑफ गवर्निंग बोर्ड, और मुझे उनकी कैपेबिलिटी पे वो है कि एकेडमिकली दे आर वेरी साउंड। और NCDX आने के बाद हमने ये रियलाइज़ किया कि हमारे यहाँ डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, केस स्टडीज़ नहीं बनती है। इंडिया में प्रैक्टिकल कर लेते हैं लोग, उनको डॉक्यूमेंट नहीं कर पाते, उनकी केस स्टडीज़ नहीं बना पाते, उनको एज ए रेफरेंस पॉइंट नहीं बना पाते हम लोग। NCDX में हमारी सबसे बड़ी वीकनेस थी। तो हमने कहा अगर ये दोनों संस्थाएं आपस में मिल जाएं और ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अगर काम करे इस दिशा में कि कमोडिटीज़ पे रिसर्च करे, कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग पे रिसर्च करे एंड देन उसको प्रोपोगेट करे, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। तो विद दिस थॉट प्रोसेस हमने अपने बोर्ड से अप्रूवल लेके इरमा से बात की, और इरमा ने थैंकफुली हमारे लिए एग्री कर लिया कि वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आप इस्टेब्लिश कर लीजिए ना। उसमें प्रोफेसर राकेश अरावतिया जो हैं, उन्होंने 2 या 3 बड़े अच्छे काम किए। एक तो जैसे बैन है, इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। हमारे यहाँ लोग मतलब बैन हो गया उस दिन या उसके 1-2 दिन बाद, 4 दिन बाद करते हैं, तो उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो होता है, जिसे कहते हैं सेमिनल इम्पैक्ट जो होगा या सीरीज़ होती है, वो कोई नहीं कर रहा था अभी तक, वो इन लोगों ने शुरू कर दिया है। तो नाउ विल हैव ए हिस्टोरिकल रेफरेंस पॉइंट एंड डेटा, ये दोनों उन्होंने इकट्ठा कर दिया। तो एकेडमिक रिगर जो होता है वो इरमा ने हमें दिया है। तो आज नहीं तो कल इसका बहुत फ़ायदा नॉट ओनली NCDX पर होल कमोडिटी सेक्टर को होगा। दूसरा उन्होंने ये किया है कि साइंटिफिकली किस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए, किस फील्ड में करना चाहिए, ये भी वो लोग स्टडी कर रहे हैं। उससे ये होगा कि हमारे यहाँ जनरली ये कहते हैं यील्ड्स कम है, प्रोडक्शन कम है, ये भी गोइंग फॉरवर्ड इरमा विल हेल्प, द COE विल हेल्प अस इन एड्रेसिंग सम ऑफ दोज इश्यूज। बट विल इट मेक एग्री ट्रेडिंग मोर फार्मर फोकस्ड? से एग्री ट्रेडिंग फार्मर फोकस्ड इस वक्त नहीं है। ऑनेस्टली इसलिए नहीं है कि फार्मर इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो डिक्टेट कर सके। क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि भीड़ चाल होती है कि जैसा मैं हार्वेस्ट की हर कोई मंडी पहुँच जाता है और अपने आप प्राइसेस नीचे आ जाती है ना। फार्मर फोकस बनाने के लिए क्या करना है आपको ये करना है कि फार्मर की होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ानी है। ठीक है, होल्डिंग कैपेसिटी कैसे बढ़ सकती है कि अगर फार्मर को आप वेयर हाउस प्रोवाइड करते हैं और उस वेयर हाउस में अगर वो सामान रखेगा उसके अगेंस्ट आप उसको लोन दे दें और उससे कहो कि इंस्टेड ऑफ आज बेचने के 1 महीने के बाद बेचो, तो आपका रियलाइजेशन ज़्यादा होगा। इस तरह की जो चीज़ें हैं सप्लाई चेन पे, हमारे यहाँ कम से कम कुछ प्रोडक्ट्स में 3 से लेकर 15% वेस्टेज होता है क्योंकि प्रॉपर वेयर हाउसिंग नहीं है। इस पर कोई स्टडी करना है, उस वेयर हाउसिंग को फार्मर से रिलेट करना है। तो एक अभी सिराज हुसैन सर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी थे, उनके अंडर में कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने कहा है कि 1000 मीट्रिक टन तक के जो वेयर हाउसेस हैं उनको मंडी डिक्लेयर कर दिया जाए। अगर वो डिक्लेयर कर दिया जाता है तो फार्मर को थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगा, फार्मर फोकस आ जाएगा। तो इन सब का इम्पैक्ट ये होगा कि अगले 5-10 सालों में, आज की तारीख में थैंकफुली बैंक्स ने भी इसको प्रमोट करना शुरू कर दिया है, इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसिंग रिसीट्स। होपफुली अगले 5 से 10 सालों में चीज़ें चेंज हो जाएगी, जिसे कहते हैं मिडलमैन, उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा, फार्मर का इम्पैक्ट बढ़ जाएगा। दूसरा उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा है कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जब बन गए हैं उसमें कलेक्टिवाइजेशन हो गया। जब कलेक्टिवाइजेशन होता है उसमें 2 चीज़ें होती हैं। इनपुट जो लेते हैं, जैसे अपना सीड खरीद रहे हैं या फर्टिलाइज़र खरीद रहे हैं, अब एक आदमी खरीदेगा तो
मतलब रिटेल भाव से खरीदता है, पर अगर 300 फार्मर एक साथ खरीदना चाहते हैं तो होलसेल रेट में उनको Wholesale मिलता rate है, पे तो अपने आप मिलेगा। उनकी इनपुट कॉस्ट कम हो जाती है। बिल्कुल। सेम वे अगर वो एग्रीगेट करके जब बेचेंगे तो दे विल देयर प्राइस रियलाइजेशन, उनकी ताकत थोड़ी नेगोशिएट करने की बढ़ जाएगी बड़ी मंडी से, या उनको डायरेक्ट सपोज किसी रिलायंस रिटेल को या आईटीसी को बेचना है तो दे कैन डू इट, क्योंकि मतलब एक साथ उन्होंने कलेक्ट कर लिया, ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो गया, लॉजिस्टिक्स ईजी हो गया। तो अगले 5-10 सालों में हमारे यहाँ काफ़ी चेंज हो जाएंगे। तो काम हो रहा है इस चीज़ पे? बहुत काम हो रहा है इस चीज़ में। इज़ द गवर्नमेंट टेकिंग इनिशिएटिव या गवर्नमेंट फिर? इज टेकिंग 2 इनिशिएटिव्स, वन इज इन टर्म्स ऑफ वेयर हाउसिंग, जो पॉलिसी डिक्लेयर की है कि हर गांव में हर ब्लॉक में वेयर हाउस होना चाहिए कम से कम 1000 मीट्रिक टन। बैंक्स उसको अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, नाबार्ड उसको अच्छे से सपोर्ट कर रहा है। सो दैट्स अ मेजर, फार्मर्स आर अवेयर कि उनके लिए ये सब किया जा रहा है? एटलीस्ट ग्राउंड लेवल पे आज की तारीख में फार्मर्स में अवेयरनेस बढ़ गई है, जी। तो ये बड़ा अच्छा है, मतलब हमारे पूरे फार्म सेक्टर के लिए। इसी से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्टली फार्मर्स के साथ इशू ये है कि अवेयरनेस की प्रॉब्लम है, अवेयरनेस की कमी है। एंड वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई स्टार्टेड दिस पॉडकास्ट सीरीज़ इज़ बिकॉज मैं चाहता हूँ किसानों तक इंडस्ट्री की और गवर्नमेंट की आवाज़ पहुँचे, उन्हें पता हो कि उनके बेनिफिट के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। आज की डेट में आपको क्या लगता है कि ऐसे क्या इनिशिएटिव्स हम अपनी तरफ से ले सकते हैं जिससे फार्मर्स थोड़ा सा अवेयर हों चीज़ों को लेकर के? देखिए, आप अपनी तरफ से, जैसे कहते हैं ना, अगर आप इंडस्ट्री में देखते हैं या कंज्यूमर इंडस्ट्री में देखते हैं तो जो सक्सेस स्टोरीज होती हैं उसको लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, मुझे याद है जब मैं मार्केटिंग पढ़ता था तब फिलिप कोटलर एक बड़े ऑथर हैं, उनका 4th एडिशन हम पढ़ते थे, उसमें कोई भी इंडिया का एग्जाम्पल नहीं होता था। अब मैं जब मार्केटिंग पढ़ाता हूँ 11th एडिशन में, उसमें इंडिया के काफ़ी एग्जाम्पल मिलते हैं। तो जो सैशे होते हैं ना, 1 रुपये वाला सैशे जो शुरू किया था हिंदुस्तान लीवर ने, शैम्पू वाला, वो इंडिया से शुरुआत हुई है। ठीक है, और वो अब ग्लोबली सब जगह चल रहा है। दैट इज सबसे ज़्यादा बिकता है वो, सबसे ज़्यादा बिकता है ग्लोबली, सबसे ज़्यादा बिकता है। शुरुआत इंडिया से हुई, वो सक्सेस स्टोरी थी। अब हिंदुस्तान लीवर ने किया तो बाकी कंपनीज ने फॉलो कर लिया, इंटरनेशनली सब ने फॉलो कर लिया। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल है एग्रीकल्चर में, जो सक्सेस स्टोरीज हैं, ये लोगों को पता नहीं होती, प्रमोट नहीं होती, वो अपने गाँव तक सीमित हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने कस्बे तक सीमित हो जाता है। अब जैसे गुजरात में किसी ने कुछ किया, वो राजस्थान में पहुंचेगा या नहीं, महाराष्ट्र में पहुंचेगा नहीं, या तमिलनाडु में जाएगा कि नहीं। जैसे मैं छोटी सी चीज़ कहता हूँ, हल्दी हमारे यहाँ टर्मरिक होती है, तमिलनाडु में भी होती है, महाराष्ट्र में होती है, आंध्रा में भी होती है, इन 3-4 स्टेट्स में अलग अलग होती है। ठीक है, तीनों चारों जगह क्वालिटी अलग अलग होती है। अब महाराष्ट्र की जो टर्मरिक होती है उसको थोड़ा सा बॉईल कर दो, क्लीन कर दो, तो उसकी क्वालिटी तमिलनाडु जितनी अच्छी हो जाती है। पर अब ये महाराष्ट्र के एक किसान ने किया, ये बाकी सब किसानों तक पहुंचे कैसे? और उसका सडनली 100 रुपये ज़्यादा मिलता है उसको, पर ये सबको पता नहीं होता। तो ये जो सक्सेस स्टोरीज़ है, ये अनफॉर्चुनेटली दूसरे किसानों तक नहीं पहुंचती। तो आप अपने माध्यम से अगर ये सक्सेस स्टोरीज़ करते हैं तो अपने आप लोग उसको फॉलो करने लग जाएंगे, इम्प्लीमेंट करने लग जाएंगे। नहीं सर, हमारा बिल्कुल फोकस है कि जितने भी प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं या इंडस्ट्री में भी जितने भी प्रोग्रेसिव लोग हैं, जो भी कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, सक्सेस स्टोरीज़ हैं, वो कवर की जाए और एक्चुअली फार्मर्स तक और पूरी इंडस्ट्री तक या पूरे इंडिया तक पहुँचे, ताकि फार्मर्स के अमंग्स भी अवेयरनेस हो। और जो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं हैं उन्हें भी पता हो कि इस वेरी रेलिवेंट सेक्टर में क्या क्या हो रहा है। एग्जैक्टली सर, कुछ स्पेसिफिक ट्रेडिंग्स को लेकर के कुछ स्पेसिफिक बैन्स हैं जिनको लेकर के आप काफ़ी वोकल हैं, तो आपके अकॉर्डिंग पॉलिटिकल विल या मार्केट को लेकर के जो डर है लोगों में, इनमें से क्या रीज़न है? देखिए, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। ओके। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि अगर सरकार ये सोचती है कि डेरिवेटिव्स मार्केट के कारण इन्फ्लेशन होता है या भाव में उतार चढ़ाव होता है या स्पेकुलेशन होता है, तो नीति आयोग जैसे किसी संस्था को बिठा के इसकी स्टडी कर सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि पॉलिसी एक बार अगर बनती है तो उसमें कंटिन्यूशन होना चाहिए, उसमें उतार चढ़ाव नहीं हो, क्योंकि लोग लॉन्ग टर्म सोच के कुछ करते हैं। अगर आपने हर साल पॉलिसी अगर चेंज कर दी तो लॉन्ग टर्म कभी भी इम्पैक्ट नहीं रहेगा, ना व्यू रहेगा, फिर शॉर्ट टर्म करेंगे लोग। अगर आप लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट चाहते हैं, लॉन्ग टर्म व्यू लेना चाहते हैं, तो आपकी पॉलिसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आप बैन करना चाहते हैं कि नहीं करना है तो नहीं करना है, बट वो फिर कंटिन्यूस होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि इस साल शुरू किया फिर 2 साल बाद बंद कर दिया। जैसे हम कहते हैं पल्सेस हैं, पल्सेस में कम से कम 4 बार बैन लग चुके हैं, 4 बार बैन उठाए जा चुके हैं। देयर इज नो कंसिस्टेंसी, पॉलिसी कंसिस्टेंसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि पॉलिसी में कंसिस्टेंसी रहे, ताकि लोग लॉन्ग टर्म व्यू ले सकें और शॉर्ट टर्मिज्म ख़त्म हो जाए। ये अगर हो जाएगा तो किसान, ट्रेडर्स,
बैंकर्स, सभी के लिए सुविधा होगी। सभी अफेक्ट होते होंगे इससे। जी। सर फार्मर्स जो एफपीओस के थ्रू काम करते हैं उनका डेरिवेटिव्स में थोड़ा बहुत अब पार्टिसिपेशन बढ़ चुका है, बट ग्राउंड लेवल पे अभी भी थोड़ा स्लो है। तो अगर आपको 3 पॉलिसी या इंसेंटिव चेंजेस सजेस्ट करने हो इस इकोसिस्टम में तो वो कौन से होंगे? देखिए, अगर फार्मर्स को डेरिवेटिव्स मार्केट में लाना है तो पहली चीज़ तो अवेयरनेस बढ़ानी है। तो सिस्टम में ये है कि जो डर है उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे जो एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनको ट्रेन करें ताकि वो जब फार्मर्स को ट्रेन करते हैं तो डेरिवेटिव्स के बारे में बातचीत करें और उनको सपोर्ट करें। ये पहली चीज़। दूसरा, हमने जैसे कहा डेरिवेटिव्स मार्केट ये है कि फ्यूचरिस्टिक मार्केट है, ठीक है। अब फ्यूचरिस्टिक मार्केट की जब बात करते हैं तो हमें 4 महीने उसको स्टोर करेगा या 4 महीने बाद बेचेगा, तो मेरे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। वो आज की तारीख में उसकी थोड़ी कमी है। जब वो बन जाएगा तो डेरिवेटिव मार्केट में आदमी आराम से आ सकता है। दैट इज सेकेंड। और तीसरा, मैंने जैसे कहा कि पॉलिसी कंसिस्टेंसी। अगर आप आज येलो पेज इंपोर्ट करते हैं, कल बंद कर देते हैं, परसों फिर शुरू कर देते हैं, तो हमारे फार्मर को ये समझ में नहीं आएगा कि मैं बोऊंगा तो मुझे एक्चुअली प्राइस रियलाइजेशन ठीक से मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये डर पैदा हो जाता है। ये हटाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए पॉलिसी में कंसिस्टेंसी होना चाहिए। ये जिस दिन हो जाएगी, ये 3 चीज़ें हो जाएगी, फार्मर अपने आप डेरिवेटिव मार्केट में आ जाएंगे। क्योंकि फार्मर्स को सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि डेरिवेटिव मार्केट जब नहीं होता है तो उसको मुश्किल से 5 या 10 किलोमीटर रेंज में जो भाव होते हैं वही पता चलते हैं। जिस दिन उसके पास डेरिवेटिव मार्केट के रेट्स होते हैं तो उसे ये भी पता है कि नेशनल मार्केट है। जब हम कहते हैं वन नेशन वन मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट से अच्छा कोई एग्जाम्पल ही नहीं है उसका। पूरी कंट्री का रेट एक ही होता है। तमिलनाडु में वही रेट होगा, आसाम में भी वही होगा, पंजाब में भी वही होगा। तो वन नेशन वन मार्केट के लिए सबसे अच्छा जो मार्केट है वो ये डेरिवेटिव मार्केट है। बिल्कुल सर। एफपीओस को ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए इंसेंटिवाइज करने की बात तो अलग है, बट रियलिस्टिकली क्या वो लोग टेक वाइज, फाइनेंस वाइज और माइंडसेट वाइज रेडी हैं? आपको ऑनेस्टली एग्जांपल दूँ, मैंने आपको अभी सेबी की बात की थी। सेबी ने हमें 1 करोड़ रुपए दिया और करीब 41 एफपीओस ने पहली बार हमारे साथ ट्रेड किया था। अगले साल सेबी ने कोई इंसेंटिव नहीं दिया, वो 1 करोड़ में से कोई पैसा बचा नहीं था। उन 41 में से 2 एफपीओस फिर से हमारे पास आए, उन्होंने कहा हमें ट्रेड करना है। परसेंटेज बहुत कम है, मुश्किल से 5%, राइट। बट 5% अगर आने को तैयार हैं तो हम इसकी अवेयरनेस बढ़ाएंगे और ये कंटिन्यूस रखेंगे तो अपने आप आ जाएंगे। यस, इट्स अ स्टार्ट। तो हो जाएगा। क्योंकि जब आदमी को बेनिफिट दिखता है तो डेफिनेटली क्यों नहीं करेगा। तो जो लोग नहीं आए हैं उनको एम्पावर करने की क्या स्ट्रैटेजी है? उनको एम्पावर करने के लिए ये है कि जैसे पहले साल हमने 100% सब्सिडाइज़ किया, अगले साल हम उसको प्रॉब्ली 60% सब्सिडाइज़ करेंगे पुट ऑप्शन की जो प्राइस है। थर्ड ईयर 30% करेंगे, फोर्थ ईयर वो अपने आप आ जाएगा। तो नाबार्ड के साथ जो हम आदत की बात है और उनको सामने वाले को दिखना चाहिए कि बेनिफिट हो रहा है इससे। जिस दिन उसको रियलाइज़ कर लेगा, अपने आप खुद ही शुरू कर लेगा। बिल्कुल। सर क्या आपको कभी लगता है कि एफपीओज भी एक नए मिडिल लेयर जैसे बन जाएंगे अगर उनको रियल डिसीजन मेकिंग या मार्केट एक्सेस ना मिले? और एनसीडी एक्सेस में क्या रोल प्ले कर सकता है? देखिए, डर तो है, क्योंकि जैसे एनजीओ में हुआ करता था कि लोगों ने अपनी अपनी दुकानदारी जमा दी। एनजीओ के नाम से लोग फंडिंग लेते थे और फिर अपना चीज पढ़ते थे। बहुत गलत काम हुए हैं। हाँ, काफ़ी गलत काम हुए। एफपीओ में भी ये होने की संभावना है, बन सकती है। बट एफपीओ मॉडल में 2 फ़ायदे हैं कि एफपीओ मतलब वो कोऑपरेटिव भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, एनजीओ भी हो सकता है, कोई भी फॉर्म हो सकता है। ये पहली चीज़। दूसरा ये है कि एफपीओ एज ए कलेक्टिव उनको पैसा डायरेक्ट बहुत कम मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो कहीं से बहुत सारा पैसा उनको मिलेगा या कहीं से फंडिंग आएगा। उनको जो शुरुआत में एफपीओ सेट करने के लिए इतना पैसा दिया था या सैलरी के लिए जो पैसा दिया था उतना ही हुआ है। तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन उसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं आ रहा है, इसलिए वहाँ पर करप्शन की चांसेस थोड़े कम हैं एज़ कम्पेयर टू अदर एंटिटीज़। अब उसको प्रमोट करने के लिए या एफपीओ का कंसेप्ट को पॉपुलराइज करने के लिए 2 या 3 चीज़ें मतलब गवर्नमेंट भी कर रही है, हम भी कर रहे हैं, एसएफएसी, नाबार्ड, सभी लोग एक साथ ये कर रहे हैं कि एफपीओ में अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, फार्मर्स में अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। एफपीओ की हमारे यहाँ तो एफपीओ का एक पूरा डिवीजन है जो सिर्फ ये काम करता है कि एफपीओ की ट्रेनिंग करें, उनको अवेयरनेस बढ़ाएं, उनको क्वालिटी के बारे में, उनको मार्केट के बारे में कंटिन्यूस हम लोग ट्रेन करते रहते हैं। यही चीज़ एसएफएसी भी कर रहा है, यही चीज़ नाबार्ड भी कर रहा है। तो कलेक्टिवली जो काम हो रहा है वो काफ़ी अच्छा हो रहा है।
तो इसलिए संभावनाएं थोड़ी कम है कि मतलब वो पुराने जो मॉडल हैं जिसमें मिसयूज़ ज़्यादा होता है वो FPO में शायद नहीं होगा, ये उम्मीद है हमारी। ओके सर, FPO का जो कॉन्सेप्ट है वो आज के डेट में माना जाता है कि इट्स नॉट अ वेरी सक्सेसफुल इनिशिएटिव बिकॉज मेजॉरिटी FPOs नॉन फंक्शनल हैं, जो उनका रोल है वो ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है? हु इज़ टू बी ब्लेम्ड? एंड अगर हम ब्लेम की बात ना भी करें, व्हाट इनिशिएटिव्स कैन बी टेकन कि FPOs रिवाइव हों, और रिवाइव से ज़्यादा वो अपने सही तरीके से जो उनका रोल है वो निभाएं और सही डायरेक्शन में काम करें। FPO एज एन ऑर्गेनाइजेशन जब आप उसको देखते हैं तो जैसे अमीबा होता है ना टिपिकली, तो इधर भी जाता है उधर भी जाता है, उसका शेप नहीं होता कुछ। FPO का भी कोई शेप नहीं होता है। जब कॉमन इंटरेस्ट होता है तो लोग आते हैं। एज एन ऑर्गेनाइजेशन जैसे कोई पुलिस फोर्स है तो देयर इज़ अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन, देयर इज़ अ पर्टिकुलर गोल, देयर इज़ अ पर्टिकुलर एम एंड देयर इज़ अ पर्टिकुलर टारगेट। FPO में ऐसा कोई टारगेट नहीं है, इट इज़ अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपकी मर्जी होगी तो आप ज्वाइन करोगे, नहीं होगी तो नहीं करोगे। FPO में कोई लीडरशिप ऐसी होगी कि सब बोलेंगे कि हर कोई मान लेगा, ऐसी भी कोई गारंटी नहीं है। इट्स अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। ठीक है, डेमोक्रेसी में 50 वॉइस होते हैं, 60 ओपिनियंस होते हैं और 70 अलग अलग लोग दिशा में जाते हैं। ठीक है, तो देयर इज़ नथिंग विच इज़ रेगुलेटरली बाइंडिंग द मेंबर्स कि आपको ये करना ही है। तो दैट इज़ वन फेल्योर। इट इज़ अ वेरी लूजली ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। इट इज़ नॉट ए रिजिड स्ट्रक्चर कि आपको सबको ये करना ज़रूरी है। देयर इज़ नो कंपल्शन इन FPO। दैट्स ए बिगेस्ट वीकनेस ऑफ द FPO स्ट्रक्चर। दूसरा ये है कि यू सेड यू यूज द वर्ड ब्लेम, आई वुड नॉट से ब्लेम, बट इंडस्ट्री हैज़ यूटिलाइज्ड FPOs टू मार्केट देयर ओन प्रोडक्ट्स। ठीक है, जैसे कोई इनपुट कंपनी है, वो ये कहती है कि मुझे 300 किसानों के पास अलग अलग जाने के बजाय मैं FPO को पकड़ लेता हूँ और उसको बेच देता हूँ, वो आगे बेचता रहेगा। तो दे हैव बिकम ए डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। ठीक है, तो वो एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन है। वो अगर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है, प्राइसिंग में अगर चेंज नहीं होता है तो इट इज़ गुड, इट इज़ एफिशिएंटली यूजिंग ऑफ रिसोर्सेज। बट इसमें एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है, या जो FPO का लीडर है उसको थोड़ा पैसे दे दिया कि तू कर ले मेरी तरफ से, वहाँ फिर वो वीकनेस आ जाती है। राइट। जो दूसरा वाला था कि FPO का कलेक्टिवाइजेशन करके और वो मतलब बेचे मार्केट में, वो नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। FPO के थ्रू इनपुट्स तो खरीद लेते हैं, बेचने की जब बात आती है वो नहीं हो पा रही, क्योंकि अब आदमी आज भी बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक है। हम नहीं चाहते कि मैं आपके साथ जाके साथ में हम दोनों बेचेंगे, नहीं मैं बेचूंगा तो मुझे ये भाव मिलेगा, हो सकता है उसके जाऊँगा तो नहीं मिलेगा। दैट कलेक्टिवाइजेशन हैज़ नॉट हैपन, इसलिए थोड़ा फेल्यूर है। तीसरा ये है कि इनिशियल डेज में जब FPOs कुछ बने थे तब ये था कि गवर्नमेंट 3 साल के लिए एक बंदे की सैलरी देगी, 15 लाख रुपए सेटअप की कॉस्ट देगी। उस चक्कर में काफ़ी लोगों ने FPO बना लिए कि ये NGO की तरह ये भी मिल जाएगा, उसके बाद फिर हम देखेंगे क्या करना है। उसमें से काफ़ी बंद हो गए, ये फैक्ट है। और आई होप इसका मतलब रिव्यू जब होगा तब इसको ठीक से देखा जाएगा कि क्यों बंद हो गए और क्यों नहीं हुए। बट एक्चुअली जो कुछ FPOs जो चल निकले, जो अपने आप बड़े हो गए हैं, दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, वेरी सो सम ऑफ देम दे हैव एक्चुअली यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी कि लोगों को इकट्ठा करो, करोड़ों में टर्नओवर है सर। करेक्ट। तो कुछ लोगों ने बहुत अच्छा इसका फायदा। बट इस क्वेश्चन का सर एक और पार्ट है जी। एक्चुअली FPOs का जो कॉन्सेप्ट है, जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो ये था कि हर एरिया में एक FPO होना चाहिए, बिकॉज हर एक फार्मर अलग अलग जा रहा है, जैसे आपने बोला इंडिविजुअल माइंडसेट कि मैं अलग अपना भाव लूँगा। करेक्ट। तो ये एक कॉन्सेप्ट इसलिए क्रिएट किया गया था कि एक पर्टिकुलर एरिया में एक FPO है तो वहाँ के सारे फार्मर्स इस FPO के पास जाएं, फिर वो एक कलेक्टिव रेट दिलवाए सबको और सबको इक्वल फ़ायदा हो। करेक्ट। ये पार्ट क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पा रहा है कि सारे फार्मर्स क्यों नहीं FPOs को अप्रोच करते? आदि FPOs नॉट वर्किंग प्रॉपरली, या मार्केट लिंकेज में प्रॉब्लम है, पॉलिसी में प्रॉब्लम है, व्हाट इज़ द इशू? देखिए, हमारी ये कंसेप्ट है, गवर्नमेंट ने प्रमोट किया हुआ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। या ठीक है, अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में अगर आप देखोगे, सपोज एक मथुरा डिस्ट्रिक्ट है, उसमें दूध है, ठीक है, मिल्क और रिलेटेड प्रोडक्ट्स। पर मथुरा डिस्ट्रिक्ट में अगर आप नंबर ऑफ डेयरीज देखोगे तो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, तो जो मार्केट लिंकेज वाली जब बात हो रही है वो ठीक से हो नहीं पाया, इसलिए FPOs का ही कंसेप्चुअली चला नहीं। अब अगर आप जैसे मध्य प्रदेश में सीहोर जाते हो, गेहूँ का बेल्ट है, ITC वहाँ से खरीदता है, वहाँ अगर FPO हो और वो ये कहे कि सब किसान सिर्फ गेहूँ बोएंगे, कोई चना नहीं बोएगा, कोई कपास नहीं बोएगा, सब गेहूँ बोएंगे और सब हम एक साथ मिलकर ITC को बेचेंगे, ITC को बेचेंगे, हाँ, तो ये सक्सेसफुल हो सकता है। बिल्कुल। पर चक्कर ये होता है कि जैसे आपने गेहूँ बोया, मैंने सपोज कपास बोया, किसी और ने दाल बोई,
और दूसरा ये कि आपने 1 महीने पहले बोया, मैंने 1 महीने बाद बोया, तो हम दोनों का मतलब जो हार्वेस्टिंग पीरियड है वो भी अलग अलग है, तो कलेक्टिवाइजेशन नहीं होगा। आप रोकोगे नहीं मुझे कि जब तक मेरा हार्वेस्ट होगा तो 1 महीने, आप क्यों रोकोगे? आपको तो इमीडिएट बेचना है और पैसा लेना है, तो इसलिए ये फेल्योर हो रहा है। तो जब तक आपका सोइंग हार्वेस्टिंग दोनों सिंक्रोनाइज नहीं होगा, एटलीस्ट उस गांव के लिए, उस एफपीओ के लिए, उस ज्योग्राफी के लिए और प्रोडक्ट दोनों, तब तक ये नहीं चलेगा। इस डिस्कशन के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेजरली थोड़ा पॉलिसी चेंज की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, और ग्राउंड लेवल पे जो गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं उनको थोड़ा इसको प्रोएक्टिवली लोगों को सिखाने की ज़रूरत है। एब्सोल्युटली, कि कलेक्टिवाइजेशन का फ़ायदा आपको क्या फ़ायदा हो सकता होगा। है। हाँ, बिकॉज अगर आप मंडी जाते हैं तो आपको आपकी एक अलग bargaining रेट power मिलता नहीं है, होगी। एंड Exactly. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मंडी टैक्स होता है, करेक्ट। तो वो बच सकता है अगर हम कलेक्टिवली अपना सारा जो भी हमारी उपज है और डायरेक्ट मार्केटिंग कर दें किसी को। राइट, एब्सोल्युटली। तो आई थिंक वही बात घूम फिर के आ जाती है अवेयरनेस की, Awareness एंड एक तो तरीके जो हमारे ग्राउंड लेवल के गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं उन पर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर एफपीओस को कारगर बनाना है तो। राइट। हर साल जब भी बजट आता है हमारी इंडस्ट्री का एक मिक्स्ड रिएक्शन होता है। तो अगर आपको 3 विशलिस्ट पॉइंट्स मिले जो आप फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए कमोडिटीज़ ट्रेडिंग को जेन्युइनली ट्रांसफॉर्म करने के लिए दे सकें, तो वो 3 पॉइंट्स क्या होंगे? देखिए, हम लोग 2025 में हैं। अगर मैं 2050 की सोचता हूँ तो 2050 में जो विकसित भारत की बात करते हैं उस समय हमारी टोटल जीडीपी में एग्रीकल्चर का शेयर जो आज 17-18% है वो 10 पे आ जाएगा, या 10 से नीचे आ जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है। और जब वो शेयर आधा हो जाएगा और स्टिल अगर 45% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट रहेगी या 40%, तो इसका मतलब यह है कि हमारे यहाँ बहुत अंडर एम्प्लॉयमेंट रहेगा राइट, गाँव में। ठीक है। बिल्कुल। उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, वो कमोडिटी में हो, एग्रीकल्चर में हो, कैसे हो। तो टेकिंग पीपल ऑफ फार्म, गेटिंग देम इनटू एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और रिलेटेड टू फार्म सेक्टर इज माय ओनली विश। वो अगर हम कर सके तो हमारा विकसित भारत आराम से बनेगा। 2047 नहीं, उससे पहले भी बन सकता है। बिल्कुल। जस्ट नीड टू एजुकेट द फार्मर्स। एग्जैक्टली, एंड टेक देम अवे फ्रॉम फार्मिंग। यील्ड अपने आप बढ़ जाएगी, उनको किसी दूसरी रोजगार दिलवाना। बट अगर हम फार्मर्स को फार्मिंग से ही दूर ले जाएंगे तो फिर फार्मिंग कौन करेगा? आज की तारीख में अगर 45% लोग सिर्फ 17% ऑफ जीडीपी दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि दे आर नॉट फुल्ली एम्प्लॉयड। ठीक है। आप फार्म मैकेनाइजेशन लेके आ रहे हैं, अगर हम ड्रोन की बात करते हैं, फार्म मैकेनाइजेशन की बात करते हैं, अपने आप कुछ लोग फार्मिंग से बाहर निकलेंगे। जो लोग बाहर निकलेंगे उनको गाँव में ही रख के अगर एम्प्लॉयमेंट हम प्रोवाइड कर सके, जैसे डेयरी है या पोल्ट्री है या फिशरीज़ हैं या हनी बी कीपिंग है, इस तरह की जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनको हम प्रमोट कर सकें, तो वो गांव में ही रहेंगे, फार्म पे से डिपेंडेंट भी रहेंगे या रिलेटेड भी रहेंगे, और उनको वहीं पर लोकल एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा। उनको ये ज़रूरत नहीं कि आपको हर एक को बॉम्बे या दिल्ली जाना है। वो अपने लोकल एरिया में रह के अगर इनकम अर्न कर सकते हैं तो अपने फार्म से इनकम की ज़रूरत नहीं उनको, ऑफ फार्म उनकी इनकम होगी। बिल्कुल। हैंडीक्राफ्ट्स हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं, तो वो करना बहुत ज़रूरी है। अगर फाइनेंस मिनिस्टर से यही गुजारिश रहेगी कि उस 45% को 10% पे लेके आइए फार्मिंग के लिए, बाकी 35% के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इसके लिए किसी भी तरह। सर, अभी डिस्कशन से एक और सवाल मेरे दिमाग में आया कि टेक्नोलॉजी को लेके सब एक्साइटेड तो बहुत हैं कि ड्रोन्स आ गए हैं, न्यू मशीनरीज आ रही हैं, ये सब है, बट आपको इससे ये नहीं लगता कि इससे एक्चुअली ये लेबर को रिप्लेस कर देंगे एंड इससे एम्प्लॉयमेंट कम ही होगा? आप किस तरह से मशीन को यूज़ करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी या कम होगी। अब जैसे ड्रोन है, स्प्रे की बात कर लें, हाँ, तो जैसे ड्रोन जो स्प्रे कर है, देता है, पहले एक बड़ा फार्मर लेबर हायर करता था वो काम करने के लिए। अगर ड्रोन वो काम कर देगा तो लेबर की रिक्वायरमेंट ही खत्म हो गई। बिल्कुल सही है। पर अगर आप ड्रोन का यूज़ देखेंगे, इफेक्टिव यूज़ ऑफ ड्रोन देखेंगे, तो उन फार्म्स में होता है जो 250 एकड़ का अगर फार्म होता है अमेरिका में, तो वहाँ पर ड्रोन है, क्योंकि फार्मर यहाँ बैठा हुआ, उसको पूरा 250 एकड़ का फार्म कवर करना है, उसके पास आदमी नहीं है तो वो ड्रोन यूज़ कर रहा है। हमारे यहाँ तो 250 एकड़ के लिए 250 लोग हैं, तो वो कर सकते हैं। तो ड्रोन विल नॉट बी इकोनॉमिक, मैन विल स्टिल बी इकोनॉमिक फॉर हिम, क्योंकि वो ड्रोन खरीदेगा, उससे वो करेगा। उसके बजाय ये है कि किसी 10 लोगों को इकट्ठा करके उनको पैसे दे देगा। दूसरा है कि हमारे यहाँ फार्म साइज इतने छोटे हैं, 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़, इतने छोटे फार्म साइज हैं। और ड्रोन जब ड्रोन जैसे उड़ना शुरू करेगा तब तक तो उसका फार्म खत्म हो गया। तो छोटे फार्मर तो कभी ड्रोन को यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरा रहा टेक्नोलॉजी के बारे में, जैसे प्रिसीजन एग्रीकल्चर जैसे कहते हैं कि हमें प्रिसाइज
यूज़ ऑफ इनपुट्स हैं कि इतना ही पानी देना है या इतना ही इनपुट्स देना है, उसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है. बट ड्रोन इज़ अ फैशनेबल थिंग, नथिंग टू डू विद इंडियन एग्रीकल्चर. वो फेलियर रहेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि इकोनॉमिक अच्छा, नहीं आपका ऐसा रहेगा. मानना है? मेरा ऐसा मानना है. लोग फैशन है जैसे होती है ना, शुरुआत में फैड आता है, चलो सब ड्रोन यूज़ करें, हम भी करते हैं, फिर बाद में पता चला यार ये ड्रोन का तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा फार्म तो ड्रोन जैसे ही उड़ता है मेरा तो फार्म खत्म हो गया, फिर क्या करूँगा उस ड्रोन का, तो मेरी जो तो इन्वेस्टमेंट है स्मॉल बेकार. होल्डर्स जो हैं उनके लिए ड्रोन इज़ नॉट सक्सेसफुल. करेक्ट. ओके. बिकॉज इट्स अ कॉन्सेप्ट जो बाहर के देशों से आया है, जहाँ पे जैसा कि आपने बताया होल्डिंग्स बहुत बड़ी होती हैं, बहुत बड़ी सबके होती है, पास. लोग नहीं होते वहाँ पर. बिल्कुल. तो फार्म मैकेनाइजेशन का ऐसे सवाल है. अगर आप अमेरिका में जाओगे तो जो बड़े बड़े जो उनके जो ट्रैक्टर्स होते हैं वो इंडिया में आओगे तो काम ही नहीं होते हैं. इंडिया में तो छोटे एक या 1.5 वाले जो ट्रैक्टर होते हैं वो चलते हैं. यूएस वाले ट्रैक्टर यहाँ नहीं चलते. Right. तो डिपेंडिंग ऑन योर फार्म साइज यू हैव टू लुक. सो फ्यूचर्स ट्रेडिंग को लेकर के सबसे बड़ा मिथ इंडिया में क्या है आपके अकॉर्डिंग? फ्यूचर ट्रेडिंग से इन्फ्लेशन बढ़ता है, सबसे बड़ा मिथ है. और इस मिथ को बस्ट कैसे किया जाए? इसे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट इस पर स्टडी कर चुके हैं, रिपोर्ट दे चुके हैं अपनी. बस वो ये है कि वो पब्लिसाइज नहीं होती, या पब्लिसाइज होती है तो राइट क्वार्टर्स तक नहीं पहुंचती. राइट पीपल तक नहीं पहुंचती. राइट. बट आपके अकॉर्डिंग एक अगर आप एक स्टेटमेंट देना चाहें तो वो क्या होगी? कैसे बस्ट करेंगे आप इस मिथ को? देखिए, मिथ को बस्ट करने के 2 तरीके होते हैं. एक तो ये है कि जो हिस्टोरिकल डेटा है आपका उसे प्रेजेंट किया जाए और उसे माना जाए. ठीक है. दूसरा ये है कि आप ये मान लीजिए कि एक मिथ है और उस मिथ के कंपैरिजन में कोई दूसरी चीज़ चल रही है, और वो जो दूसरी चीज़ चल रही है उसमें भी अगर फ़ायदा नहीं होता है तो आप मिथ को क्यों नहीं लागू करने देते. तो जैसे आज की तारीख में अगर आप देखते हो तो हमारी दाल, हमारे जितने भी मस्टर्ड है, सोयाबीन है, सबके भाव नीचे गए हुए हैं. ठीक है. फ्यूचर मार्केट में तो नहीं है, ना ऊपर जाने में ना नीचे जाने में, किसी में भी नहीं. हम तो ये कहते हैं कि इससे कोई इम्पैक्ट नहीं होता, हम तो आपको अंदेशा देते हैं. हम तो वी आर ए मैसेंजर. फ्यूचर मार्केट से मैसेंजर ये बताता है कि 4 महीने बाद क्या रेट होंगे. अब 4 महीने बाद रेट बढ़ेंगे इसलिए आप मैसेंजर को किल कर दोगे तो इसका कोई मतलब नहीं होता. राइट. तो एक्चुअली गवर्नमेंट शुड यूटिलाइज फ्यूचर मार्केट टू हैंडल ऑल दिस. कि अगर आपको फ्यूचर मार्केट ये दिखा रहा है कि 4 महीने बाद भाव बढ़ने वाले हैं तो आज ही आप इम्पोर्ट कर लो, बजाय इसके कि 4 महीने बाद जब एक्चुअली भाव बढ़ने लगे तब दौड़ो कि इम्पोर्ट करो. आपको ये इंडिकेशन दे रहा है, ये मैसेंजर है आपके लिए, तो अच्छी चीज़ है. तो गवर्नमेंट शुड यूटिलाइज इट. दैट्स माय ओनली मैसेज. विकसित भारत की तरफ जो हम लोग मूव कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले. आपके अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी कमोडिटीज़ हैं जिनमें एक्सपोर्ट हमारा बढ़ना चाहिए, जिसमें हमें नंबर 1 होना चाहिए, और वो करने के लिए क्या इनिशिएटिव्स लेने ज़रूरी है? देखिए, हमारे यहाँ कुछ कमोडिटीज़ हैं जो हम स्पेशलिस्ट हैं. अनफॉर्चुनेटली हम लोग उनको ठीक से मार्केट नहीं कर पाते. जैसे मैं पिछले हफ्ते कनाडा में था और वहाँ पर मैं श्रीलंका की चाय खूब सारी देख रहा था, क्योंकि उनका पैकेजिंग बहुत अच्छा है और वो उसको अच्छे से मार्केट कर रहे हैं. इंडिया श्रीलंका से ज़्यादा अच्छी चाय बनाता है, ज़्यादा क्वांटिटीज़ में बनाता है, पर इन रिटेल मार्केट्स में हम नहीं पहुंच पाते. जो दिलमा पहुंच गया है, हमारा टेटली नहीं पहुंचा है. तो हमारी मार्केटिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है, पैकेजिंग जो है, इसको सुधारने की ज़रूरत है. अगर इंटरनेशनल मार्केट्स हमें थोड़ा मॉडर्न, थोड़ा एडवांस बनाने की ज़रूरत है. उसकी बहुत ज़रूरत है. बिकॉज ये तो आई थिंक मार्केटिंग में ऑलमोस्ट सभी की नॉलेज में है कि जब एक प्रोडक्ट अट्रैक्टिव लगता है. करेक्ट. सो पैकेजिंग जो है हमारी, साइकोलॉजिकली इंसान की वो टेंडेंसी होती है कि मुझे ये पिक करना है. एग्जैक्टली. सो हमारी पैकेजिंग और उसको सुधारना बहुत जरूरी है. बिल्कुल. और स्पेशली हमारा एक्सपोर्ट होना चाहिए कैश क्रॉप्स का. स्टेपल तो अभी भी हमें फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आज से 25 साल बाद जब हमारी पॉपुलेशन 1.7 बिलियन हो जाएगी तो पहले तो हमें अपनी फूड सेफ्टी देखनी है. तो गेहूं चावल एक्सपोर्ट करना इतनी प्रायोरिटी नहीं है. बिल्कुल. हमारी प्रायोरिटी ये है कि जो कैश क्रॉप्स हैं जिनको हम एक्सपोर्ट कर सकें, जिसमें ज़्यादा रियलाइजेशन हो, उनको एक्सपोर्ट करें. बिल्कुल. इसी से मेरा अगला सवाल कि जैसा आपने बोला कि आने वाले टाइम में हमारी पॉपुलेशन में एक अच्छा सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ आने वाला है, उससे हमारे एग्रीकल्चर पे कितना फ़र्क पड़ेगा? बिकॉज अभी हम काफ़ी चीज़ों में नंबर 1 है, या इन मतलब काफ़ी कमोडिटीज़ में वी आर डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट. तो क्या वो अफेक्ट होगा बिकॉज इंडिया में खुद रिक्वायरमेंट होगी? फ़ायदा ये होगा कि रिक्वायरमेंट होने से मार्केट अवेलेबल है.
ठीक है, जो भी किसान बोएगा उसका मार्केट अवेलेबल वो है, तो मिलेगा। अब वो डोमेस्टिक मार्केट है कि एक्सपोर्ट मार्केट है, उस पर रिलाइजेशन डिपेंड करेगा उसको कितना पैसा मिलेगा। बट ग्लोबल, मैं यहाँ पे ग्लोबल अगर इशू आप की ग्लोबल, बात हाँ, कर रहा हूँ। उसका ग्लोबल परिप्रेक्ष्य देखते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी है, जैसे ऑयल सीड्स हैं, हम आज भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। अगले कुछ सालों में हमारी कोशिश रहेगी कि हम सेल्फ सफिशिएंट बने। पल्सेस में, ऑयल सीड्स में हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, ऑयल मिशन कई सालों से चल रहे हैं। अभी ये टारगेट है कि अगले 3 साल में हो जाना चाहिए। मुश्किल है क्योंकि इतनी हमारे पास जोग्राफिकली इतनी लैंड अवेलेबल नहीं है कि सब ऑयल सीड, सब पल्सेस हम अपने बना सकें, ठीक है। तो हमें ये रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि किस जोग्राफीज़ में क्या हम ग्रो कर रहे हैं और जहाँ से हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल सकता है। तो ले दे के बात हमारी 2 चीज़ों पे आती है, हमारी यील्ड कैसे बढ़ाएंगे। यील्ड बढ़ाना हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी है, और दूसरा अभी भी मानसून डिपेंडेंस जो है हमारा वो पूरी तरह गया नहीं है। इरिगेशन हमारा पूरी तरह फार्मर्स की, मतलब एटलीस्ट 50% फार्मर जो है वो मानसून डिपेंडेंट है। ये 2 चीज़ें, यील्ड जब तक, सोयाबीन का आपको फिर से एग्जांपल देता हूँ। सोयाबीन आज की तारीख में अगर ब्राज़ील की आप प्रोडक्शन देखोगे तो पर हेक्टेयर 3.6 मीट्रिक टन होता है ब्राज़ील में। बांग्लादेश में, हमारा नेबरिंग कंट्री, वो भी डेवलपिंग कंट्री है, 1.8 मीट्रिक टन है, हमारे यहाँ 0.9 से 1 है। तो बांग्लादेश से आधी प्रोडक्टिविटी है हमारी। तो अगर हमारी प्रोडक्टिविटी ब्राज़ील के इक्विवेलेंट हो गई, 4 गुना हो गई, ज़रूरत ही नहीं हमें कुछ करने की, हमारा फार्मर सडनली मतलब 4 गुना इनकम हो जाएगी उसकी। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक शब्द हम जब बचपन में से सुनते आ रहे हैं, लैब टू लैंड। हमारे लैब में तो बहुत काम होता है, पर वो लैंड में मतलब ट्रांसलेट एक्चुअली फार्मिंग में होने में, तो ये जो प्रोडक्शन पार्ट है इसका मेनली रीज़न क्या होता है, वेदर या फिर जो सीड हम यूज़ करते हैं? सीड की क्वालिटी जो है, हमें सीड क्वालिटी पे काम करने की ज़रूरत है। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने पिछले साल कहा कि हमें वेदर रेजिस्टेंट इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ ऑफ सीड, वो इम्प्रूव वैरायटीज़ ऑफ सीड लैब में तो बन जाती है, पर उसका मास प्रोडक्शन होकर लोगों के पास पहुंचना, दैट इज़ द चैलेंज। हाँ, वहाँ पर अभी तक हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। ओके सर, लॉन्ग टर्म की अगर बात करें, एक लॉन्ग विजन की, तो NCDX क्या सिर्फ एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है या उससे कुछ आगे है? देखिए, आज की तारीख में भी हम सिर्फ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं हैं, हम फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं एक्सचेंज में। हमारी 2 अलग अलग सब्सिडरीज़ हैं। नेगोशिएबल इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस रिसीट्स की मैंने अभी बात की थी, जो बैंकिंग के थ्रू किसानों को लोन देने वाली, वेयरहाउसिंग जो करवाने वाली, हमारी एक सब्सिडरी है NERL, उसके पास 85% मार्केट शेयर है इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट्स का। वो पूरा का पूरा काम हम लोग कर रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं, वो पहली चीज़। दूसरा, ये गवर्नमेंट की जो एजेंसीज है, नाफेड या NCCF, ये लोग जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड करना चाहते हैं स्पॉट में, नॉट फ्यूचर्स, वो हमारी दूसरी सब्सिडरी NEML, उसके थ्रू करते हैं। तीसरा, वी हैव ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन NICR, NCDX इंस्टीट्यूट ऑफ कमोडिटीज़ रिसर्च। वो इसका काम ये है कमोडिटीज़ रिसर्च करना। तो काफ़ी कुछ रिसर्च हमारा जो काम होता है वो उसके थ्रू होता है। और एक हमारा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है। तो ये हमारा पूरा मतलब होलिस्टिक वो है, ऐसा नहीं है सिर्फ एक्सचेंज है। बाकी सब्सिडरीज के बारे में लोगों को पता नहीं होता, पर हम पूरे सेक्टर को लेके काम करते हैं, रिसर्च से लेके बैंकिंग एंड फाइनेंस वाला पोर्शन, स्पॉट मार्केट्स, ऑल ऑफ इट। तो आपके अकॉर्डिंग ये रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने में हेल्प कर सकता है? किसी भी चीज़ का अगर आप होलिस्टिक मिशन लेके चलते हो, ऑब्वियसली एंड गेम तो ये होगा कि इकोनॉमी को बूस्ट करें। राइट। So moving on to the final phase of this podcast, I'll be asking you 4 questions. It is a rapid fire round. Answers precise और छोटे रहेंगे. My first question is, फार्मर्स के बारे में कोई ऐसी चीज़ जो मार्केट हमेशा अंडर एस्टिमेट करती है? जनरल नॉलेज। फार्मर्स आर स्मार्ट। ग्राउंड पे जो भी रहता है, आई थिंक वो स्मार्ट ही होता है, चाहे वो कितने भी लोग कहीं से भी पढ़े लिखे हों। फार्मर जो एक चीज़ निकाल के ले आएगा वो आप सोच भी नहीं पाएंगे। करेक्ट। राइट। सेकंड क्वेश्चन, ज़्यादा टफ क्या लगता है, मार्केट का मूड समझना है, दिल्ली का ट्रैफिक? ओह, दिल्ली का ट्रैफिक। क्वेश्चन नंबर 3, अगर कमोडिटी ट्रेडिंग एक फिल्मी टैगलाइन होता तो आपका क्या होता? कल, आज और कल। कल, आज और कल। ओके। अगर आप एक दिन के लिए किसान होते फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, सबसे पहला क्या काम करते और किस चीज़ से परेशान होते? वेदर को लेके परेशान होते, और पहला चीज़ क्या करते हैं? पहला चीज़ ये करता कि या तो ग्रीन हाउस बनाता या कुआं खोदता, इंश्योर करता कि मेरी सप्लाई चेन बरकरार रहे। राइट।
सर थैंक यू सो मच फॉर डूइंग. थैंक यू. इट वॉज ट्रूली अ वेरी एंगेजिंग एंड वेरी, मैंने ये एंटरटेनिंग वर्ड कभी यूज़ नहीं किया, बट ऑनेस्टली ये मेरा पहला एपिसोड होगा जिसमें मैं बहुत एंटरटेन हुआ हूँ और मैंने बहुत कुछ Thank you सीखा so है. much. थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस एपिसोड.